हेलो बच्चों, कैसे आप सभी? बढ़िया। ओके। तो बच्चों, आप लोग पढ़ रहे थे कक्षा 10 विज्ञान। विज्ञान में आप लोगों ने 4 अध्याय कंप्लीट कर लिया है। ये 5वां अध्याय है। अध्याय 5 बच्चों, इस अध्याय का नाम है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। समझ गए कि आप लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं? तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग कॉपी पेन लेके तैयार हो जाइए। ले लिए? पक्का ना? चलिए, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखते हैं क्या है। पहले तो पहले हम लोग देखेंगे कि हमारे आसपास के पदार्थ, बच्चों जो भी हमारे आसपास पदार्थ हैं, चाहे वो ठोस हो, द्रव हो, जो भी चीज़ें हैं, वो पदार्थ किसके रूप में पाए जाते हैं? या तो वो तत्व होंगे, एलिमेंट के रूप में होंगे, या मिश्रण होंगे, मिक्सर के रूप में, या यौगिक कंपाउंड के रूप में उपस्थित होते हैं। बच्चों जो भी आपके आसपास जो पदार्थ हैं वो इन्हीं 3 रूप में होंगे। या तो वो तत्व के रूप में होंगे, या मिश्रण के रूप में होंगे, या फिर यौगिक के रूप में होंगे। ठीक है। अब बच्चों अब देखें हम पढ़ने वाले क्या कि तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। तो आपको समझना होगा कि तत्व होते क्या हैं। ये जो तत्व हैं ये होते क्या हैं। ठीक है। तो हेडिंग डाल लीजिएगा तत्व। इंग्लिश में जो बोलते हैं एलिमेंट। लिख लिए? चलिए लिखिए इसमें कि ऐसे पदार्थ जो एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर बने हैं तत्व कहलाते हैं। तो बच्चों समझ गए आप लोग कि ऐसे पदार्थ, ऐसा कोई भी पदार्थ हो, ठीक है, जो सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर बने हो, उनको हम लोग क्या कहेंगे? तत्व। ठीक है। एग्जाम्पल आप ले लीजिए, सोडियम, सोना, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ऐसे ढेर सारे होते हैं। ठीक है। तो आप समझ गए तत्व क्या होते हैं। अब इन्हीं तत्वों का हम लोग क्या करेंगे? वर्गीकरण। ठीक है। तो समझिए, अब बच्चों समझिए कि अभी तक कुल कितने तत्व ज्ञात है। तो हम लोग देखेंगे कि अभी तक कुल 118 तत्व ज्ञात है। जो आपकी आवर्त सारणी है, जो आप लोग पढ़ने वाले हैं अभी, उसमें कुल 118 तत्व हैं। ठीक है। उसमें से कुछ धातु हैं, कुछ उपधातु हैं, कुछ अधातु हैं। ठीक है। तो इस तरीके से चलिए आगे देखते हैं। तो ये समझ गए आप लोग, ये तीनों पॉइंट लिख लिए ना? वेरी गुड। चलिए आगे समझिए। तो एक हेडिंग आती है आपकी, और जो बहुत ही महत्वपूर्ण हेडिंग कह सकते हैं हम लोग, कि तत्वों की वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों हो? क्या जरूरत पड़ी वर्गीकरण करने की? ऐसे सबको छोड़ देते। तो हम लोग आज देखेंगे कि वर्गीकरण क्यों किया गया, क्या क्या जरूरत थी वर्गीकरण करने की, क्यों आवश्यकता पड़ी वर्गीकरण की। ठीक है। तो अब इसमें पहला पॉइंट लिखेंगे कि तत्व को सुव्यवस्थित ढंग से पढ़ने के लिए तथा उनके अध्ययन को आसान बनाने हेतु उनको वर्गीकृत किया गया। मैं इसको थोड़ा सा छोड़ रहा हूँ और आपको बेसिक इससे थोड़ा दूर लेकर समझा रहा हूँ। ठीक है। देखिए, जैसे मान लीजिए आपके पास ढेर सारी बुक हैं। ठीक है। मान लीजिए एक लाइब्रेरी है। तो लाइब्रेरी जैसे होती है तो उसमें आपको पता है कि सारी बुक क्या होती हैं? अलग अलग रखी होती हैं। साइंस की बुक अलग होगी, हिंदी की अलग होगी, जो भी बुक होती हैं वो अलग अलग होती हैं। अगर उन्हीं बुक्स को सब मिला दिया जाए तो क्या होगा? क्या कोई ढूंढ पाएगा बुक को? नहीं ना। जैसे आप घर में कोई सामान रख रहे हैं तो आप देखते हैं खाने के सामान इधर रखते हैं, जो भी वैसे बुक वगैरह हैं उधर उधर रख देंगे। तो अलग अलग जगह हम लोग क्या करते हैं? अलग अलग चीज़ों को रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि ऐसा करने में आसानी हो जाती है, उसको निकालने में, या फिर जो भी चीज़ें हैं उसको निकालने में क्या होती है? आसानी होती है। ठीक है। तो वही कह रहा है कि तत्व को सुव्यवस्थित, एकदम अच्छे से, ढंग से पढ़ने के लिए तथा उनके अध्ययन को आसान बनाने हेतु उनको वर्गीकृत किया गया, उनका क्लासिफाइड किया गया। ठीक है। अब देखिए, अब इसको किसने किसने किया है? तो वो जो साइंटिस्ट जिन्होंने ये किया है, या करने का प्रयास किया है, उनके बारे में समझते हैं। ठीक है। चलिए, तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आप कहेंगे डोबेराइनर या डॉबेराइनर के त्रिक नियम। इन्होंने, देखिए बच्चों, एक साइंटिस्ट हैं डॉबेराइनर, इन्होंने एक नियम दिया था कि त्रिक नियम। कौन सा नियम? त्रिक नियम। तो जो त्रिक का मतलब क्या होता है? त्रिक का मतलब होता है कि 3। क्या होता है? 3।
तो इसको समझिए पहले कि जब तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के अनुसार क्रमवार, बच्चों क्रमवार मतलब होता है क्रम से लगाया जाए तो 3 तत्वों के समूह प्राप्त होते हैं जिन्हें त्रिक नियम कहा जाता है, त्रिक कहा जाता है। फिर से कि जब तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार एटॉमिक मास के अनुसार क्रमवार लगाया जाए तो 3 तत्वों के समूह प्राप्त होते हैं जिन्हें क्या कहते हैं बच्चों, त्रिक कहा जाता है। ठीक है, अभी त्रिक होते क्या समझा रहा हूँ मैं आपको। त्रिक के मध्य तत्व का परमाणु भार अन्य 2 तत्वों के परमाणु भार का माध्य होता है। बच्चों माध्य का मतलब होता है कि दोनों का जो होगा उसके बीच का वो होगा। ठीक है, तो देख समझिए कैसे, थोड़ा सा ऊपर ले रहे हैं यहाँ पे। बच्चों देखिए 3 तत्व हैं, ये त्रिक हैं। क्या है, त्रिक है। ठीक है, क्यों, क्योंकि कितने हैं, त्रिक हैं। ठीक है, तो इसमें समझिए कि देखिए पहला कैल्शियम है, इंस्ट्रांसियम है और बेरियम है। तो इसमें समझिए कि देखिए ये क्या है आपका, इसका परमाणु भार है और ये इसका परमाणु भार है। जब आप दोनों का औसत निकालेंगे, माध्य निकालेंगे, तो ये बीच वाला आ जाएगा। इसको इस तरीके से व्यवस्थित किया, देखिए बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया है। 40 के बाद 87 है, फिर 137 है, इस तरीके से देखिए बढ़ रहा है ना, परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया है। और जब इन दोनों का हम निकालेंगे तो जो ये बीच वाला है तो इन दोनों का क्या होगा, माध्य होगा। अर्थात इन दोनों को जोड़ करके 2 से क्या करेंगे, भाग कर देंगे तो इतना आ जाएगा। ठीक है, अगर इतना नहीं आएगा तो लगभग इसके बराबर ही आएगा। ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो ये किसका नियम था, डॉबेराइनर का त्रिक नियम। चलिए देखिए इन्होंने दिया कब था ये नियम दिया था 1817 ईस्वी में। अगर कोई पूछ लिया आपसे कोई तो कब दिया था, 1817 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अब इनकी सीमाएं याद कर लेते हैं कि सीमाएं मतलब लिमिटेशन क्या है, कि ये नियम कहाँ तक चल पाया। ठीक है, उसको कहते हैं सीमा या लिमिटेशन। तो इसको समझिए यहाँ से, तो आप हेडिंग डालेंगे क्या, सीमाएं लिखिए उसमें। उस समय तक ज्ञात तत्वों में केवल 3 त्रिक ज्ञात कर सके थे। तो जो उस टाइम जो भी तत्व थे, ठीक है, उनमें से सिर्फ 3 ही त्रिक बन पाए, उसके बाद नियम नहीं काम कर पाया। जो नियम अभी लोग ऊपर पढ़े हैं कि जब तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखेंगे तो क्या होगा कि जो पहले और जो तीसरा तत्व होगा उनका माध्य निकालेंगे तो दूसरे वाले के बराबर होगा। तो वो नियम सिर्फ इन्हीं 3 पर लागू हो पाया। ठीक है, तो कह रहा है कि उस समय ज्ञात तत्वों में केवल 3 त्रिक ही ज्ञात कर सके थे। कौन, डॉबेराइनर। तो कौन कौन से थे वो, देखिए एक ये था, ऐसे पे ये, ठीक है, और फिर एक ये ऐसे पे है और ये ऐसे पे। तो बस यही 3 त्रिक क्या हो पाए थे, ज्ञात हो पाए थे। ठीक है, चलिए तो ये किसका नियम था, डॉबेराइनर का त्रिक नियम था। ठीक है, अब अगले साइंटिस्ट आते हैं न्यूलैंड। ठीक है, न्यूलैंड का अष्टक नियम पढ़ेंगे हम लोग। कौन सा नियम, न्यूलैंड का अष्टक नियम। बच्चों इन्होंने ये नियम दिया था 1866 में, 1866 में। आप लोग नोट कर लीजिएगा कब दिए थे, 1866 में। अब इनका नियम क्या था उसको समझते हैं ना। ध्यान दीजिए कि न्यूलैंड्स ने तत्वों को बढ़ते परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया, जैसे उन्होंने व्यवस्थित किया था वैसे इन्होंने भी व्यवस्थित किया। ठीक है, तो पाया कि प्रत्येक 8वें तत्व के गुण पहले तत्व के समान थे। बस यही इनका नियम है कि न्यूलैंड्स ने तत्वों को बढ़ते परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया तो पाया कि प्रत्येक 8वें तत्व के गुण पहले तत्व के समान थे। मतलब जब आप पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां और 8वां, तो बच्चों ये जो 8वां वाला है ये इसके समान था। प्रत्येक 8वां तत्व पहले वाले तत्व के समान था। किसने बताया, न्यूलैंड्स ने। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब आगे समझिए, एक सेकंड ना, अब बस पॉइंट करके लिखिएगा ना कि इसकी तुलना संगीत के अष्टक से की गई।
जो संगीत का अष्टक मतलब जो संगीत के 7 सुर होते हैं, ठीक है ना, उसकी बात कर रहा है। तो संगीत के अष्टक से की गई तथा इसलिए इसे अष्टक का सिद्धांत कहते हैं। तो न्यूलैंड्स ने दिया था, तो न्यूलैंड का अष्टक नियम कह देंगे इसको, ठीक है, या अष्टक सिद्धांत कह देंगे। चलिए अब आगे समझिए, सीमाएं देखिए, सॉरी एग्जाम्पल देख लीजिए कि लिथियम एवं सोडियम धातु के गुण समान हैं। लिथियम एवं सोडियम धातु के गुण क्या हैं? समान हैं, ठीक है। चलिए अब समझिए इसमें क्यों समान है। क्योंकि जो लिथियम है आपका, वो सोडियम के 8वें पर आता है, ठीक है। कैसे कह सकते हैं कि जो आपका सोडियम है वो लिथियम से 8वें के बाद आता है। अब समझिए इसको कि सीमाएं क्या है बच्चों, इसमें लिमिटेशन क्या है, इसको समझा रहे आगे, ठीक है। सीमाएं क्या है इसमें, यह नियम केवल कैल्शियम धातु जो हल्के तत्व, ठीक है, हल्के तत्व पर लागू होता है। दूसरा पॉइंट लिखिएगा इसमें सीमाएं में कि नए तत्वों के गुण इस सारणी से मेल नहीं खाते थे। जो नए तत्व खोजे जा रहे थे वो इस सारणी से मेल नहीं खा रहे थे। तीसरा पॉइंट, सारणी में तत्वों को समंजित मतलब बच्चों संयोजित करना, ठीक है, समंजित करने के लिए न केवल 2 तत्वों को एक साथ रख दिया, बल्कि असमान तत्वों के जिनके गुणों में कोई समानता नहीं थी एक स्थान में रख दिया। न्यूलैंड ने क्या किया कि सारणी को कंप्लीट करने के लिए वो क्या किए, 2 तत्व को एक साथ रख दिए, मतलब एक ही स्थान पे 2 तत्व को रख दिए। और उसके बाद भी उन्होंने क्या किया कि असमान गुणों वाले, यानी कि जिनके गुण क्या थे, अलग अलग थे, उनको भी एक साथ एक स्थान में रख दिया, एक ही साथ कर दिया, एक ही सीरीज में कर दिया, ठीक है। तो ये सीमाएं थी उनकी, ये कमियां थी, ठीक है, कमियां भी कह सकते हैं हम लोग। चलिए आगे समझते हैं। अब देखिए ये जो सारणी दिख रही है आपको नीचे, यही है बच्चों न्यूलैंड का अष्टक नियम की सारणी। देखिए ये संगीत के 7 सुर हैं, सा रे गा मा पा धा नी, और फिर शुरू हो जाएगा सा से, मतलब इस तरीके से चलता रहेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7, जब 8वां आएगा तो 8वां फिर यहाँ से शुरू हो जाएगा, फिर 7 तक जाएगा, फिर 8वां यहाँ से शुरू हो जाएगा। तो अब समझिए इसमें कि बच्चों जो ये आपका ये है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन देखिए यहाँ से अब शुरू करेंगे तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां। तो देखिए अगर यहाँ शुरू करते हैं, पहला, इसको पहला मानते हैं क्योंकि पहला है, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, तो 8वां इसके समान हो जाएगा। अगर यहाँ से गिनेंगे, कहाँ से, सोडियम से, तो देखिए लिथियम से गिनी लीजिए। तो जो एग्जाम्पल हम लोग लिए थे कि सोडियम लिथियम के समान है, तो यहाँ से गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, देखिए 8वें पे आ गया ना, तो अर्थात इनके गुण समान हैं। किसने बताया था? न्यूलैंड ने, ठीक है। तो ये तो समझ गए आप लोग। अभी जो आपको ऊपर से हम समझाए हैं ये वाला चीज़ एग्जाम्पल में कि लिथियम एवं सोडियम के गुण धातु क्या हैं? समान हैं। तो कैसे समान है? क्योंकि यहाँ देखिए लिखा है यहाँ पे कि देखिए यहाँ से अगर गिनेंगे आप लोग तो 8वां जब आएगा तो यहाँ पे ही आएगा। देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां और ये 8वां, ठीक है। तो ऐसे क्या हो जाए, ये समान हो जाएंगे, इनके गुण क्या होंगे? समान होंगे, ठीक है। चलिए अब आगे समझिए आप लोग। देखिए कमियां क्या थी कि यहाँ पे 2 तत्व रख दिए एक साथ, रख दिए ना, देखिए 2 रख दिए एक साथ, तो ये कमियां नहीं है, कमियां तो हैं। यहाँ भी 2 रख दिए तो ये भी तो कमियां है ना। तो ये सारी कमियां थी, ठीक है, किसकी? इस अष्टक नियम की। उसके अलावा असमान गुण वालों को भी अलग अलग कर दिया उन्होंने, सॉरी एक साथ रख दिया। जो समान गुण थे उनको अलग कर दिया, जो असमान थे उनको एक साथ कर दिया, ठीक है। चलिए तो यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए, एक डोबराइनर का पढ़ लिए और दूसरा अष्टक पढ़ लिए, न्यूलैंड का अष्टक नियम। आप लोगों ने 2 लोगों का पढ़ लिया, किसका? एक डोबराइनर का त्रिक नियम और दूसरा न्यूलैंड्स का अष्टक नियम। और जो आपका तीसरा है वो है मेंडलीव की आवर्त सारणी।
मेंडलीव की आवर्त सारणी। तो आप हेडिंग डाल लेंगे मेंडलीव की आवर्त सारणी, डाल लिए। ओके, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे अगले पार्ट में, यानी पार्ट 2 में। तो चलिए एक बार फिर से आपको रिवाइज करवा देते हैं, फिर वीडियो को एंड करेंगे। चलिए स्टार्टिंग से चलते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा कि हमारे पास जो भी पदार्थ हैं, चाहे वो ठोस हो, द्रव हो, गैस हो, जो भी चीज़ें हैं, वो 3 रूपों में पाए जाते हैं। तत्व हो सकते हैं, मिश्रण हो सकते हैं और यौगिक। यही 3 रूपों में क्या होते हैं, पाए जाते हैं। हमको पढ़ना है तत्वों का वर्गीकरण। तो तत्व होते क्या हैं, हम लोग उसको देखे हैं कि ऐसे पदार्थ जो एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर बने होते हैं तत्व कहलाते हैं। हम लोगों ने ये भी देखा कि अभी तक कितने तत्व ज्ञात है, 118, जबकि आवर्त सारणी है, आधुनिक आवर्त सारणी, उसमें कुल कितने तत्व हैं, 118। हम लोगों ने ये भी पढ़ा है कि वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों होती है। तो आप लोग समझते ही हैं कि चीज़ों को आसानी से समझने के लिए, परखने के लिए, जानने के लिए, उसके बारे में अध्ययन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वर्गीकरण करते हैं। तो सेम वही नियम यहाँ भी अपनाया गया है कि तत्वों को आसानी से समझने के लिए, पहचानने के लिए, उनका अध्ययन करने के लिए, समझने के लिए वर्गीकरण किया गया है। अब वर्गीकरण तो स्टार्टिंग से हो गया नहीं गया कि डायरेक्ट बन गया पीरियोडिक टेबल। तो तत्व तो थे उस टाइम, तो साइंटिस्ट ने क्या किया, अपना अपना दिमाग लगाया कि कैसे इसको क्लासीफाई किया जाए। तो कैसे कैसे लोगों ने किया हम लोग वो भी देखेंगे। तो देखिए कि सबसे पहले हम पढ़े हैं कि डुबरानर का अतिरिक्त नियम। इन्होंने क्या किया है कि परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा और 3 को रखा, ये भी आप समझ गए। और ये सिर्फ 3 तक ही लागू हुआ, आप ये भी देखे हैं कि ये कहाँ तक लागू हुआ, बस ये तीनों तक, यहीं तक सीमित रह गया। फिर आप लोगों ने पढ़ा है कि इनकी सीमाएं क्या थी, आप लोगों ने ये भी पढ़े हैं कि डुबरानर की सीमाएं क्या थी, कहाँ तक ये काम कर रहे थे। केवल 3 ही तरीक था, ये सीमा थी इनकी, ठीक है, ये है। उसके बाद फिर आप लोगों ने पढ़ा कि न्यूलैंड का अष्टक नियम, न्यूलैंड का अष्टक नियम क्या है। फिर उसके बाद आप लोगों ने पढ़े कि इनकी सीमाएं क्या हैं, किसकी, न्यूलैंड के अष्टक नियम की। और फिर आप लोगों ने इनकी ये सारणी देखी है। तो इस टोटल इस वीडियो में आप लोगों ने इतना ही पढ़ा है, ठीक है। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।